Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दया को। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जो कि हम पीटीसी जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो होता है उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होता है कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट सेल वॉल जो होती है वो उसमें प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट हो गया। अगर इसे इस तरीके से आप बोले ज़्यादा अच्छा होता है कि प्लांट सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल। तो एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर जैसा कि क्या होगा, प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो अगर सेल वॉल को आप हटा देते हैं तो जो आपके पास बचेगा वो प्रोटोप्लास्ट होगा। इसका मीनिंग ये है कि प्लांट सेल वॉल के बाद में जैसे कि अंदर की तरफ क्या बचेगी, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो रहेगी प्लांट सेल में, और अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं। जो नहीं होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सेल वॉल। तो डिवाइड ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। एक कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये टॉपिक जो है वो एक्चुअली क्या है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक इसका ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में जो है हम स्टेप टू स्टेप जो है इसको स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से प्रोटोप्लास्ट का निर्माण होता है, और प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस तरीके से होता है। इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, जिससे प्लांट सेल से हम प्रोटोप्लास्ट को बनाते हैं। एक स्टेप तो पूरा का पूरा हम इसे पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जिसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट किया है उसे आप क्या करोगे, कल्चर जो आपने न्यूट्रिएंट मीडिया आपके पास में है, कल्चर मीडिया जो है उस पर हम उसकी प्लेटिंग करेंगे प्रोटोप्लास्ट के, और उसके बाद में जो है प्लांट रीजनरेशन की प्रोसेस करते हैं। प्लांट रीजनरेशन का मीनिंग ये है कि जो प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट किया है उससे फिर से क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, वो कैलस बनाएगा और फर्दर जो है वो प्लांटलेट जो होता है उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और कंप्लीट प्लांट जो है वो बना लेता है। तो ये प्लांट रीजनरेशन की प्रोसेस जो है प्लांट कल्चर में हम स्टडी करेंगे, और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में हम एक प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट बनाया कैसे जाता है वो हम स्टडी करेंगे। तो एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू इस तरीके से, इसमें कुछ इस तरह की स्टेप्स होती है, इंक्लूडेड होती है स्टेप्स, और उनमें हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि यंग प्लांट आपके पास होगा, ये ओवरव्यू है, स्टेप टू स्टेप हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यंग प्लांट जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि फ्रिज से आपने ले लिया। आप जैसे कि आपका जो ग्रीन हाउस चैम्बर वगैरह है वहाँ से जो हमने प्लांट जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है उससे हम एज ए यंग प्लांट सेलेक्ट करते हैं। उस प्लांट से हम क्या करेंगे, लीफ प्रोटोप्लास्ट हमें जैसे कि बनाना है, सेल है, तो प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए यंग प्लांट सेलेक्ट करेंगे, और यंग प्लांट की जो लीफ होती है, स्पेशली लीफ को ज़्यादातर जो होता है आइसो जो है सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट अदर पार्ट से नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। प्लांट के स्टेम से भी बनाया जा सकता है, रूट सेल से भी बनाया जा सकता है, फ्रूट की सेल्स होती है उनसे भी बनाया जाता है, फ्लावर से भी बनाया जा सकता है। बट होता क्या है कि हमें कुछ इस तरह की सेल्स चाहिए जो कि क्या हो, वैक्यूलेटेड हो, ठीक है, काफ़ी वैक्यूलेटेड हो, ताकि जो है हम इजीली जो है हम प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर सकें। तो ये जो कंडीशंस है आपको लीफ के केस में अच्छी मिलेगी, लीफ की स्पेशली जो मेसोफिल सेल्स होती है उनके साथ में। इसीलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लीफ को सेलेक्ट करते हैं प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि लीफ का स्टरलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले स्टरलाइजेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस पर कई सारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें हमें क्या करना होता है, मतलब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी किलिंग करनी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उसका स्टरलाइजेशन करें। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लीफ स्टरलाइजेशन करेंगे। जब लीफ स्टरलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एपिडर्मिस की पीलिंग ऑफ करेंगे, ताकि जो है मेसोफिल सेल्स को जो हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके, ठीक है। उसके बाद में जब हम जो मेसोफिल सेल्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास में क्या होगा, सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा एज ए फॉर्म ऑफ टिश्यू। उससे हम क्या करेंगे, सेल्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोसेस है ये वाली, यहाँ से पीलिंग ऑफ करने के बाद में ये वाली प्रोसेस से ये वाली प्रोसेस जो लाने वाली प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर जो है मैकेनिकल मेथड भी यूज किया जा सकता है और एंजाइमेटिक मेथड भी यूज किया जा सकता है। मैकेनिकल मेथड में तो क्या किया जाता है, सेल वॉल को मैकेनिकल व्यू में क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है।
ठीक है, या डेस्ट्रॉय ज़्यादा अच्छा है कि डेस्ट्रॉय किया जाता है। और जो एंजाइमेटिक मेथड होता है, एंजाइम में हम क्या करते हैं, ये जो टिश्यू है इसके साथ में हम क्या करेंगे, एंजाइम का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, सेल्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। जब सेल सेपरेट हो जाती है उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, ये जैसे कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है, ये स्टेप ये हो सकती है कि जो एंजाइमेटिक मेथड हम यूज करें वहाँ हमें जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैकेनिकल मेथड में ज़्यादा जरूरत पड़ती है प्लाज्मोलाइज करने की। तो ये एंजाइमेटिक मेथड में स्किप किया जा सकता है, स्किप कर सकते हो आप। जब इस तरीके से सेल्स जो होगी उससे हम जब बाद में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एंजाइम से, जैसे कि इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल्स को ट्रीट करेंगे। तो जब हम सेल्स को ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो सेल वॉल है वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। तो हम एंजाइमेटिक मेथड ज़्यादातर यूज करते हैं मैकेनिकल मेथड की कंपैरिजन में। मैकेनिकल मेथड जो होता है उसमें जो गेन जो होता है, मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं या जो प्रोटोप्लास्ट हमें मिलते हैं वो कम होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। तो इससे वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करते हैं। तो एंजाइमेटिक मेथड में क्या होती है, जो अपनी जो आउटकम रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा हमें सेल्स मिलती है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कि जो एंजाइम मिक्सचर बनाया जाता है, जो एंजाइम सॉल्यूशन होता है, उसमें हम जनरली जैसे कि हमें क्या करना है, मिडल एमिला को डिग्रेड करना है तो उसके लिए हमें पैक्टिनेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेल वॉल को डिग्रेड करना है तो सेलुलोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और साथ ही साथ जो होती है सेल्स को रप्चर होने से बचाने के लिए हमें ऑस्मोटिकम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आमतौर पर मैनिटोल और सर्बिटोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम एक एंजाइम मिक्सचर तैयार करते हैं, उसके अंदर सेल्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, डिप कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी और यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, जब प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर एंजाइम्स हो सकता है कि एंजाइम अटैच हो या इसकी सरफेस पे प्रेजेंट हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वॉश करना पड़ेगा। तो वॉशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मीडिया के साथ में मिक्स करते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज के साथ में हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सुक्रोज के साथ मिक्स करेंगे एंड देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सेल डेब्रिज जो होती है, जो सेल का बचा हुआ, जैसे कि सेल वॉल वगैरह है या ऐसी सेल जो डिग्रेड नहीं हुई है, वो सब आपको यहाँ पर पैलेट फॉर्म में मिलेगी। पैलेट जो होता है, सेंट्रीफ्यूज जो हम करते हैं तो जो नीचे बैठ जाता है उसे हम पैलेट कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ रहता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपको यहाँ सुपरनेटेंट फॉर्म में मिलेंगे। जब सुपरनेटेंट फॉर्म में यहाँ प्रोटोप्लास्ट है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली पिपेट के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इसे सेपरेट कर लेंगे प्रोटोप्लास्ट को। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की कंडीशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने यहाँ प्लांट सेल ली थी और इससे क्या किया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की स्टेप यहाँ तक काउंट होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। इसके बाद में जो है कल्चर की प्रोसेस स्टार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है उसको हम क्या करेंगे, मीडिया जो होता है, कल्चर मीडिया होता है, उस पर प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग के लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि मिनिमम अमाउंट होती है जो कि आपको जरूरी है प्लेटिंग के लिए, अदरवाइज जो है वो आपको प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक मिनिमम डेंसिटी होती है प्रोटोप्लास्ट की कल्चर के लिए जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब प्लेटिंग कर देंगे तो उसके बाद में क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा प्रोटोप्लास्ट कल्चर का, प्लेटिंग। प्लेटिंग के बाद में सेल वॉल का रीजनरेशन होगा। जो सेल वॉल हमने डिग्रेड की थी वो फिर से क्या होगी, रीजनरेट होगी। रीजनरेट होने के बाद में क्या करेंगे, क्लम्प ऑफ सेल्स बनाएगी। जो सेल्स हैं वो आपस में क्या करेगी, अटैच होना शुरू करेगी। ठीक है, मिडल एमिला के थ्रू। एंड फाइनली जो आपको कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और कैलस टिश्यू बनने के बाद में क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। प्लांटलेट के बाद में यंग प्लांट बन जाएगा। तो ये वाली जो प्रोसीजर है वो इजी है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जिसमें आपको स्टेप टू स्टेप देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने फिर अगर यही करना है कि बना के फिर ये है तो ये हमने इतना किया क्यों है। एक्चुअली क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट से सोमेटिक हाइब्रिड बनाना इजी होता है। तो इस प्रकार से अगर डिफरेंट डिस्टेंस स्पीसीज है तो उनके साथ में हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके उनका इजीली फ्यूजन भी करवा सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। बट यहाँ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो प्लांट सेल है उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं प्रोटोप्लास्ट के
के साथ में जो करना इजी होता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट के साथ में प्लांट सेल के अंदर मॉडिफिकेशन करना इजी है, तो हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, प्लांट सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में हम फिर से उसे प्लांट बना लेते हैं। तो इसीलिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया जाता है, कुछ जो मैकेनिकल जो हिंड्रेंस होती है उनको ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट। तो अब हम प्रोटोप्लास्ट के बारे में जो कल्चर है उसकी डिफरेंट स्टेप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, प्रोटोप्लास्ट इज ए लिविंग प्लांट सेल कंटेनिंग ऑल सेलुलर कंपोनेंट एक्सेप्ट सेल वॉल। तो लिविंग सेल होगी, ये प्लांट सेल होगी, ऑल सेलुलर ऑर्गन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, बट सेल वॉल अब्सेंट होगी, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें प्लांट सेल है जो कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो केस है उसके केस में भी हम जो है प्रोटोप्लास्ट का टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एंड फंगस के केस में क्या है, काइटिन की सेल वॉल बनी हुई है, तो उसे भी जो है रिमूव किया जा सकता है। अगर बैक्टीरिया केस में किया जाता है लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, और फंगस के केस में काइटिनेज का इस्तेमाल करके जो है सेल वॉल को रिमूव किया जा सकता है। तो वहाँ भी प्रोटोप्लास्ट टर्म का इस्तेमाल होता है। बट हाँ, हमें यहाँ पीटीसी के अंदर लिखते टाइम हमें यही लिखना है कि इट इज ए प्लांट सेल which containing all cellular component except cell wall, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको मैंने बताया था, अभी ओवरव्यू दिया था, तो हमारे पास में फोटो है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप से स्टेप देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, उसमें एक जो जिस प्लांट से हमें एक्स प्लांट लेना है उसका हमें सिलेक्शन करना होगा। तो जिस प्लांट से हम प्रोटोप्लास्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें एक्सप्लांट चाहिए, उसे ऐसे तो नहीं है कि हम खेत में जाएंगे, फार्मलैंड में गए और वहाँ जाके जो है प्लांट को लिया है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई डिजीज़ हो जो हो। तो हम एक ऑब्जर्वेशन में जो प्लांट होता है उसको हम एज ए एक्सप्लांट के तौर पर आइसोलेट करने के लिए, एक्सप्लांट आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्लांट जो है आपके ऑब्जर्वेशन में, और ऑब्जर्वेशन में हम प्लांट कहाँ रखते हैं, ग्रीन हाउस चैम्बर में। तो जो ग्रीन हाउस चैम्बर है वहाँ से हम प्लांट जो है अपना जो डिजायर्ड प्लांट है उसको सेलेक्ट करेंगे और उससे जो है एक्स प्लांट आइसोलेट करेंगे। प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए जो अपना जो एक्स प्लांट होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। प्रोटोप्लास्ट के केस में आप चाहो तो आप रूट सेल्स यूज कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेम सेल्स यूज की जा सकती है, आप चाहो तो फ्रूट की सेल्स इस्तेमाल की जा सकती है, और आप चाहो तो लीफ की सेल्स भी जो है इस्तेमाल की जा सकती है। बट हमें क्या करना पड़ता है इसमें जो है, क्योंकि सेल वॉल को रिमूव करना है तो इसलिए हमें वैक्यूलेटेड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वैक्यूलेटेड हो, ठीक है। तो वैक्यूलेटेड सेल्स को के लिए हमें जरूरी है कि हम वैक्यूलेटेड सेल्स को सिलेक्ट करें, और वैक्यूलेटेड सेल्स जो होती है वो लीफ के केस में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो मेसोफिल्स की सेल्स होती है वो एनलार्ज्ड होती है और वैक्यूलेटेड होती है। तो इस केस में जो ज़्यादातर जो सिलेक्ट की जाती है प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट के लिए सेल्स, वो सिलेक्ट की जाती है मेसोफिल्स की सेल्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि है एक्स प्लांट के तौर पर हम जो है लीव्स को लेंगे, उन लीव्स को हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रीन हाउस से लेंगे, और एक्स प्लांट जो है ज़्यादातर क्या होगा, लीव्स होगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। ये जो है मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको टैप वाटर से वॉश करना पड़ता है। टैप वाटर से वॉश करोगे आप लीव को, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको अल्कोहल में डिप करोगे। तो यहाँ पर हम 70% इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप कुछ मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए हम उसे डिप करके रखते हैं, ताकि हम जो है उसे वॉश कर सकें। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको सरफेस डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उनके अंदर डिप करके रखते हैं। सरफेस डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं लैब के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के कंपेरिजन में सोडियम हाइपोक्लोराइड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है यहाँ पर, ये मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं। तो 0.5% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसमें डिप करके रखते हैं। कितनी देर के लिए, लगभग 25 to 30 मिनट्स तक, ठीक है, 25 से 30 मिनट के लिए हम जो है उसमें डिप करके रखेंगे। उसके बाद में हम जो है उसे बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकाल के जैसे लीफ जो है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसे
हम जो स्टेराइल डिस्टिल वाटर है, स्टेराइल डिस्टिल वाटर मतलब स्टेराइल का मतलब हो गया कि ऐसा वाटर जो कि डिस्टिल वाटर है प्लस, ठीक है, मतलब डिस्टिल वाटर तो आपको पता ही क्या होता है, और स्टेराइल डिस्टिल वाटर का मीनिंग हो जाएगा ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल वाटर, मतलब जो वाटर था वो डिस्टिल वाटर तो था ही, साथ ही साथ उससे आपने क्या कर लिया, उसको ऑटोक्लेव कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, स्टरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। उससे आप उसे वॉश करोगे और उसके बाद में जो है हम उसे फर्दर जो है पीलिंग ऑफ जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम उसे यूज करेंगे। तो ये जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हम लेमिनार एयर फ्लो में करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो की जो बेंच है उस पर रख के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरफेस स्टरलाइजेशन में आपने सबसे पहले क्या किया, टैप वाटर से वॉश किया, उसके बाद में आपने इथेनॉल से वॉश किया, उसके बाद में आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया, फिर आपने डबल जो डिस्टिल्ड स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर है उससे वॉश किया, और उसके बाद में आप जो है उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो ये मैंने डिटेल से जो है वो कैलस कल्चर के अंदर समझाई थी, तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड है, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो है पीलिंग ऑफ द एपिडर्मिस, जैसे कि फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो लीव्स हैं जो आपने सरफेस स्टरलाइज कर ली है, अब उससे आप क्या करोगे, जो लेमिनार एयर फ्लो की बेंच है या पेट्री डिश है उसमें आप रख सकते हो, जो कि ऑलरेडी क्या होगा, स्टरलाइज्ड होगी, उस पर आप रखोगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो है फोर्सेप की मदद से क्या करेंगे, लीफ की जो एपिडर्मिस है उसको रिमूव करेंगे, और जिससे कि हम क्या कर सकें, जो मेसोफिल्स की सेल्स हैं उन्हें आइसोलेट कर सकें, ठीक है। तो पीलिंग ऑफ द एपिडर्मिस जो है वो इसलिए की जाती है ताकि हम जो है मेसोफिल सेल्स को क्या कर सकें, आइसोलेट कर सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद में हम क्या करना पड़ेगा, हमें सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए मेथड यूज करना पड़ेगा, और मेथड जो है वो मैकेनिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। अब वो हम देखते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट जो है आइसोलेशन के लिए कौन से मेथड। पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस की जो स्टेप है उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना होगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए दो मेथड यूज किए जा सकते हैं, जो कि हैं मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड। तो हम ये अलग से स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं फोटो के अकॉर्डिंग वो हम क्या यूज करें, एंजाइमेटिक मेथड, जो कि बाद वाला है, ठीक है। ये स्टेप हम यूज करते हैं, तो ये यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये बताने के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में अलग से पूछा था कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के मेथड क्या है, तो उसमें हम दोनों मेथड आपको बताने पड़ेंगे, मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड क्या है। तो देखो मैकेनिकल, जैसे कि नेम से सजेस्ट हो रहा है कि मैकेनिकल मतलब इसमें आप कोई टूल यूज करोगे, उसके थ्रू आप जो है सेपरेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एपिडर्मल जो सेल्स हैं, ठीक है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लाज्मोलाइज्ड करना होगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैकेनिकल मेथड का मीनिंग क्या है, यूजिंग डाइसेक्शन टूल, जो डाइसेक्शन टूल है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इनको क्या करते हैं, प्लाज्मोलाइज करते हैं। प्लांट सेल को प्लाज्मोलाइज करने के लिए आपको पता ही होगा क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर की तरफ कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखना होगा, ताकि जो है सेल्स के अंदर जो वाटर है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी सेल। उसके बाद में आपको क्या करना है, डाइसेक्शन ऑफ सेल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल वॉल जो होती है उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो जैसे कि मैकेनिकल मेथड में आपको लग रहा है कि जो टूल्स हैं, डाइसेक्शन टूल्स का इस्तेमाल किया जाते हैं, तो इसी वजह से क्या है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एंजाइमेटिक मेथड। तो वो कौन से ड्रॉबैक हैं मैकेनिकल मेथड में, वो हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो इसकी क्या होती है, लो यील्ड होती है, क्योंकि हम इसमें डाइसेक्ट करेंगे तो सेल के डिग्रेड होने के, सेल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो लो यील्ड रहती है। टीडीएस प्रोसेस है, काफ़ी मतलब टाइम भी लगता है, प्रोसीजर भी है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, तो टीडीएस प्रोसेस है, लेबोरियस है। एंड मेन पॉइंट ये, रेस्ट्रिक्टेड टू वैक्यूलेटेड सेल्स, जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स बड़ी होगी, उन्हीं के केस में ये हो सकता है, अदरवाइज आप इसे कर नहीं पाओगे इजीली, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो होता है वो कम होता है। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, वो क्या किया जाता है, मैकेनिकल मेथड का, सॉरी एंजाइमेटिक मेथड का, जो एंजाइमेटिक मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एंजाइमेटिक मेथड का क्या मीनिंग हो गया, यूजिंग एंजाइम्स। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एंजाइम्स। अब एंजाइम से आपको दिमाग में आ रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे फंगस में काइटिन है तो काइटिनेज, पेप्टाइडोग्लाइकेन है तो लाइसोजाइम। तो इसी तरीके से
बैक्टीरिया की जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। मेनली सेलुलोज भी होता है, एनिमल सेलुलोज भी होता है, अदर कंटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, बट मेनली जो होता है वो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डिग्रेड करने के आपको सेलुलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। एंड मिडल एमिला जो होती है, दो प्लांट सेल होती है, उनके बीच में जो मिडल एमिला होती है वो होती है पैक्टिन की बनी हुई, तो उसे डिग्रेड करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैक्टिनेज की। तो यहाँ पर हम पैक्टिनेज एंड सेलुलोज एंजाइम का मिक्सर यूज करते हैं जनरली, ठीक है। इसके अलावा भी अदर एंजाइम्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, बट जनरली जो है पैक्टिन एंड सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो ये है कि एंजाइमेटिक मेथड जो होता है वो भी दो तरीके से हो सकता है, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। 1 स्टेप इजी है, मतलब दोनों एंजाइम जो है वो अगर आप एक साथ इस्तेमाल करो, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज दोनों एक साथ इस्तेमाल करो तो वो हो जाता है 1 स्टेप, साइमल्टेनियसली यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। आपने पैक्टिनेज भी यूज कर लिया, सेलुलोज भी यूज कर लिया, तो वो 1 स्टेप हो गया। एंड 2 स्टेप क्या होता है, पहले आपने पैक्टिनेज यूज किया, मीनिंग जो प्लांट सेल है उनको सेपरेट किया, फिर बाद में आपने उनकी सेल वॉल को डिग्रेड किया सेलुलोज के थ्रू। तो दोनों एंजाइम अगर स्टेप टू स्टेप यूज किए जाएं तो वो हो जाता है 2 स्टेप, अगर एक साथ यूज किया जाए तो वो हो जाता है 1 स्टेप, ठीक है। तो ईजी है, तो इस तरीके से जो है सेपरेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इंक्यूबेशन किया जाता है एंजाइम के अंदर और क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद में जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होता है, फिर कल्चर किया जाता है। तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे स्टेप 4 इंक्यूबेशन। तो आइसोलेशन के मेथड, मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड समझ लेने के बाद में हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो एंजाइमेटिक मेथड वाला फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम इंक्यूबेशन करेंगे इन एंजाइम, ठीक है। तो इंक्यूबेशन इन एंजाइम जो है, क्योंकि हम एंजाइम यूज कर रहे हैं तो इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 1 स्टेप एंजाइम मेथड यूज करेंगे, 1 स्टेप एंजाइम मेथड जिसमें सेलुलोज पैक्टिनेज दोनों हम एक साथ इस्तेमाल करेंगे। एंड एंजाइम सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम सॉल्यूशन बनाना होगा। एंजाइम सॉल्यूशन इसलिए बनाना होगा क्योंकि इसमें एंजाइम तो हम यूज करते ही हैं, साथ ही साथ आपको ऑस्मोटिकम भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि जैसे प्लांट सेल वॉल डिग्रेड होगी और डायरेक्ट प्लांट सेल जो है अगर एनवायरनमेंट के टच में आएगी तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, तो उस केस में क्या होगा, प्लांट सेल जो होती है वो ब्रस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिकम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रह सके और प्लांट सेल जो है वो एप्रोप्रिएट कंडीशन में रह सके, ठीक है, रप्चर ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। पीएच जो है वो 5.5 रखी जाती है। पैक्टिनेज एंड सेलुलोज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। 30% मैनिटोल यूज किया जाता है, सॉर्बिटोल भी यूज किया जा सकता है एज ए ऑस्मोटिकम, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है 7 मिलीमोल, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए है, किसके लिए, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसमें उसको क्या किया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, ठीक है, स्टरलाइज थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एंजाइम्स होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि भाई आप उन्हें ऑटोक्लेव वगैरह वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि थर्मोलेबाइल, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्टरलाइज करने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करके स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, सॉल्यूशन एंड सेल्स कौन सी, प्लांट सेल्स जो है उन्हें हम क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे फॉर 4 to 12 आवर्स ऑन ए शेकर एट 24 to 26 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो शेकर है, वैसे तो आपको आइडिया होगा, बट क्या होता है, ये एक अपरेटस है जो कि लैब में यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, इस तरीके से शेक करता रहता है। तो उसमें हम जैसे फ्लास्क वगैरह जो है, जो भी हमारे पास में है जिसके अंदर हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, उन्हें हम उस पर रख देते हैं, मतलब उस पर अरेंज कर देते हैं, उसके बाद में उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो उस पर क्या होता है, शेक होता रहता है, ताकि प्रॉपर जो है मिक्सिंग होती रहे, होमोजिनाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो होती रहे, ऐसा ना हो कि प्रॉपर एंजाइम का ट्रीटमेंट सेल को मिल ना पाए। तो उस पर हम क्या करते हैं, शेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है
प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके सेल्स का। तो ये प्रोसीजर जो है वो यूज की जाती है इनक्यूबेशन इन एंजाइम। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जो हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब अब जो सेल वॉल डिग्रेड हो चुकी है उससे हमें प्रोटोप्लास्ट अलग करने हैं और बाद में उसकी क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। तो वो स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, वो स्टेप है अपने पास में जब हमने जो प्लांट सेल थी उनको एंजाइम के साथ इंक्यूबेट कर दिया है, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट को उससे सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल का डेब्रिस भी होगा एंड कुछ ऐसी सेल्स भी होगी जो कि ट्रीटेड नहीं हुई होगी या प्रॉपरली उनमें से सेल वॉल जो है वो सेपरेट नहीं हुआ होगा। तो उन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा या किससे सेपरेट करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट से। तो हमें प्रोटोप्लास्ट ही चाहिए, बाकी कचरा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आइसोलेशन की प्रोसेस करेंगे एंड साथ ही साथ क्लीनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट करेंगे। क्लीनिंग इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी सरफेस पे जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो सके, क्लीन हो सके। तो नेक्स्ट जो है आइसोलेशन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एंजाइम ट्रीटेड मिक्सचर है, जो एंजाइम से ट्रीट मिक्सचर किया था आपने, इज फिल्टर्ड थ्रू नाइलॉन मेस। यहाँ पर नाइलॉन मेस का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि 50 to 100 माइक्रोमीटर साइज की होगी, पॉर्स होंगे इसमें, टू रिमूव डेब्रिस। तो डेब्रिस जो होगा उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइलॉन मेस जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद में जो होगा, कुछ ऐसी बात नहीं कि उससे प्रोटोप्लास्ट सेपरेट हो जाएंगे, बट उसमें क्या होगा, कुछ और भी जो डेब्रिस है, छोटा कचरा है, वो उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर इससे फिल्टर करने से मोस्ट ऑफ जो होता है डेब्रिस होता है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो रेमिनेंट है आर ट्रांसफर, जो बचा हुआ जो है वो क्या करना पड़ेगा, आर ट्रांसफर टू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फॉर 1 मिनट विथ 20% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो जो ये फिल्टर आउट हुआ है उसे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल लेंगे और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल लेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे, हम 20% सुक्रोज सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो 20% सुक्रोज सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या है, एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ 20% सुक्रोज सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ ये क्या करता है, यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट भी है और साथ ही साथ ये क्या करता है, अलाउ फ्लोटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, आपको प्रोटोप्लास्ट जो है वो सुपरनेटेंट फॉर्म में दिख रहा है। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, और ये जो मिक्सचर था वो आप इसमें डाल देंगे, तो वो मिक्सचर जो होगा वो कुछ इसमें सारा जो है मिक्स हो जाएगा। कुछ सेल प्रोटोप्लास्ट भी होंगे, कुछ कचरा भी होगा। तो ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बट आप जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसे, तो सेंट्रीफ्यूज करने से होगा क्या, जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक लेयर बना लेगा इस तरीके से, जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और नीचे जो है वो यहाँ पर डेब्रिस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसे तो क्या कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है वो सुपरनेटेंट है। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ रहता है वो सुपरनेटेंट होता है और जो नीचे रहता है वो पैलेट रहता है। तो जो पैलेट है उसे आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, और सुपरनेटेंट है उसमें से प्रोटोप्लास्ट है वो हम क्या है, आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आइसोलेशन एंड क्लीनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वो ये थी कि जब एंजाइम ट्रीट किया था तो उसमें क्या था, प्रोटोप्लास्ट भी थे, डेब्रिस भी था। तो उससे हमें क्या करना है, सिर्फ उसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है और बाद में उसकी क्लीनिंग करनी है प्रोटोप्लास्ट की। तो ये प्रोसीजर जो है वो इसके अंदर यूज किया जाता है। तो आपको याद ये जो रखना है 20% सुक्रोज सॉल्यूशन का याद रखना है, क्योंकि इससे आप जब ऐड कर देते हो इस तरीके से, यहाँ पर जो ये फिल्टर आउट था उसमें जब हम 20% सुक्रोज सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे, तो उसके बाद में जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्लोट करने लग जाएंगे और फिर आप इसे इजीली जो है पिपेट के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप होती है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, पिपेट के थ्रू प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उसको हम क्या करेंगे, कल्चर के लिए यूज करेंगे। तो ये जो स्टेप्स थी वो इंक्लूड होती है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के अंदर। इसके बाद में जो स्टेप्स होगी वो होगी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए भी अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो हम देखेंगे किस तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बाद में आपको करना होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर की जो स्टेप्स होती है वो इंक्लूड करती है कि जब प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट किए हैं उसे आप न्यूट्रिएंट मीडिया पर प्लेट कीजिए
अब न्यूट्रिएंट मीडिया पे प्लेट करने के बाद में फर्दर जो प्रोसीजर होगी वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर जो है कल्चर मेथड जो है वो कुछ कल्चर मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड्स हमें ये बताते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट आपने जो आइसोलेट किया है उसे आप न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हैं फॉर कल्चरिंग। ठीक है, तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट आपने आइसोलेट किया है उसे आप न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हैं। मीनिंग ये है कि आप जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज कर रहे हैं वो सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड फॉर्म का मीनिंग तो ये हो गया कि जब आप अगार बनाओगे, अगार जो मीडिया जो बना रहे हैं हम, जो मीडिया जो ग्रोथ के लिए हम मीडिया तैयार कर रहे हैं लैब में, तो उसी दौरान हम क्या करते हैं, अगार के अंदर ही जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो जैसे जैसे मीडिया ठंडा होगा, ठीक है, जैसे जैसे मीडिया ठंडा होगा, क्योंकि मीडिया गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे ऑटोक्लेव करते हैं। ओके, तो जब आप उसे ठंडा करोगे और उसमें आपने जो प्रोटोप्लास्ट सब मिक्स कर दिए हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रोटोप्लास्ट ठंडा होगा तो मीडिया ठंडा होगा तो प्रोटोप्लास्ट भी उसमें मिक्स होता चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि उसमें जेल फॉर्म के अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं बीच में फंसे हुए रहते हैं तो वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट इमोबिलाइज हो जाते हैं और सेपरेट रहते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में आप देखेंगे, जैसे कि मैं वैसे बता देता हूं, जैसे कि आपने मीडिया तैयार किया और उसमें क्या था, एक प्रोटोप्लास्ट यहाँ है, एक प्रोटोप्लास्ट यहाँ है, एक प्रोटोप्लास्ट यहाँ है। तो अब क्या होगा, ये जो ग्रोथ करेगा और अपने क्लम्प्स बनाएगा सेल के इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आपको क्लम्प्स जो है अलग अलग मिलेंगे। तो ये इसका बेनिफिट है, अगर आप एक ही सेल से कौन से प्रोटोप्लास्ट डेवलप हुए हैं सेल्स के डिवीजन के थ्रू, तो उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, एम्बेडेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर सिंगल सेल से कौन से प्रोटोप्लास्ट डेवलप हुए हैं तो उन्हें भी आप आइसोलेट कर सकते हो, ये आपका बेनिफिट है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है सॉलिड मीडिया का, सेमी जो अगार मीडिया हम यूज कर रहे हैं, कि अगर अब आपको क्या करना है, इनको सब कल्चर करना है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, सब कल्चरिंग डिफिकल्ट रहती है। साथ ही साथ अगर इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मेंटेन करना है तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो इन डिफिकल्टीज की वजह से लिक्विड मीडिया का यूज किया जाता है। लिक्विड मीडिया के अंदर क्या होता है, जो मीडिया होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, सेमी सॉलिड नहीं होगा। अब इस केस में आप प्रोटोप्लास्ट आप जब इसमें कल्चर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सब कल्चरिंग कर सकते हो इजीली। सब कल्चरिंग का मतलब है कि फ्रेश मीडिया के अंदर जो है सेल्स को ट्रांसफर करना, तो सब कल्चरिंग इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें मेंटेन करना है, कोई ऑस्मोटिकम हमें ऐड करना है, तो क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन में जब तक सेल वॉल नहीं बनेगी प्रोटोप्लास्ट पर, जब तक फिर से सेल वॉल नहीं बनेगी तब तक हमें ऑस्मोटिकम का ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें कंसंट्रेशन में चेंज करना पड़ सकता है, तो वो लिक्विड मीडियम के साथ में इजी रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो होता है लिक्विड मीडिया का यूज किया जाता है। कौन से बेनिफिट है, एक तो सब कल्चरिंग ईजी है, दूसरा कंसंट्रेशन में कोई मीडिया के अंदर चेंज करने हैं, जैसे ऑस्मोटिकम वगैरह ऐड करने हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, तो ये बेनिफिट है। ड्रॉबैक क्या है लिक्विड मीडिया का, लिक्विड मीडिया का ड्रॉबैक ही है, जैसे कि सॉलिड में तो क्या था, सेल्स एक ही जगह रहती है, एम्बेडेड होती है, बट लिक्विड मीडिया में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर लिक्विड मीडिया में आप सेल्स को इस बेसिस पे आइसोलेट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर प्रोटोप्लास्ट था वो डिवाइड हुआ और कौन कौन सी सेल्स बनाई, वो आप जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये लिक्विड मीडिया का ड्रॉबैक है। तो ये तो अगार मीडिया लिक्विड मीडिया दोनों आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि फीडर लेयर मेथड है। फीडर लेयर मेथड जो है एक तरीके से लिक्विड मीडिया ही है। इसमें क्या होता है, फीडर लेयर जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रही है पेट्री डिश के अंदर, नीचे की तरफ हमने फीडर लेयर बनाई है और ऊपर की तरफ लिक्विड मीडिया है। ये जो लिक्विड मीडिया दिखाई दे रहा है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है जो कि आप कल्चर करवा रहे हो। ठीक है, तो फीडर लेयर का मीनिंग जैसे कि फीडर मतलब फीड प्रोवाइड करना ना, फूड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर जो ये सेल्स हैं ये भी क्या है, प्रोटोप्लास्ट ही हैं। इन्हें हमने प्रोसीजर किया है वो क्या किया, एक्स रे इरेडिएट कर दिया है। मतलब ये जो प्रोटोप्लास्ट है हमने उन्हें
एक्सरे का एक्सपोजर दिया है, जिससे क्या हो चुकी है, ये नॉन डिवाइडिंग हो चुकी है, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, एक्सरे इरेडिएटेड नॉन डिवाइडिंग लिविंग प्रोटोप्लास्ट आर प्लेटेड इन ए अगार मीडियम। जो ये अगार मीडिया है और इसके अंदर हमने जो इरेडिएटेड प्रोटोप्लास्ट है उनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेट कर दिया है, और उसके ऊपर लिक्विड मीडिया यूज किया है और उसके अंदर हमने प्रोटोप्लास्ट यूज किया है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर फीडर लेयर जो है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, प्रोटोप्लास्ट को। तो ये भी यूज किया जा सकता है। हैंगिंग ड्रॉप कल्चर, हैंगिंग ड्रॉप कल्चर मेथड भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो पेट्री डिश की लिड होती है उसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉप जो है वो अरेंज की जाती है, मतलब आप इस पे इस प्रकार से ड्रॉप बना देते हैं जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट होते हैं। तो इसका भी यूज इस तरीके से भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड मीडिया है, ये वाला मीडिया जो नीचे की तरफ लिक्विड मीडिया है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि यहाँ पर अंदर की तरफ पेट्री डिश के अंदर ह्यूमिड एनवायरनमेंट, मतलब उसमें प्रॉपर मॉइस्चर बनी रहे, उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हैंगिंग ड्रॉप मतलब ड्रॉप जो होगी वो हैंगिंग फॉर्म में होगी, ये भी यूज किया जा सकता है। एंड ड्रॉपलेट कल्चर भी यूज किया जा सकता है। जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें हम लिड पे किया, इस पे हम पेट्री डिश में करेंगे। तो इस पे क्या होता है, सस्पेंडिंग ड्रॉप्स इस तरीके से आप बना सकते हैं और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होगा और बाहर की तरफ जो है लिक्विड मीडिया है। इनका इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए भी जो है आप कल्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे सस्पेंडिंग प्रोटोप्लास्ट इन लिक्विड मीडिया आर प्लेस्ड ऑन पेट्री डिश इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म मेथड थे जो कि आप प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स कौन सी है, जैसे कि सबसे पहले सेल जो होगी वो क्या करेगी, क्या कैसे डिवाइड होगी, तो वो हम देखते हैं। मेथड देख लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर के। अब जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर की डिफरेंट स्टेजेस, इसका मीनिंग ये है कि आपने जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है और उसे आपने जब न्यूट्रिएंट मीडिया पर पुट कर दिया है, ठीक है, मतलब प्लेटिंग कर दी है न्यूट्रिएंट मीडिया पर, उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या प्रोसीजर होगी, क्या क्या चेंजेज होंगे, वो हम इसमें स्टडी करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, तो आपने जैसे कि मैंने बताया कि मीडिया में हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट की प्लेटिंग कर देंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला कि डेंसिटी का, कि जो प्रोटोप्लास्ट की डेंसिटी होती है वो 1 × 10⁵ to 2 × 10⁵ प्रोटोप्लास्ट पर ml, ये जो है डेंसिटी हमें फॉलो करनी होती है। इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोटोप्लास्ट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेटिंग कर देते हैं प्रोटोप्लास्ट की। अब क्या होगा, जब आप न्यूट्रिएंट मीडिया पर प्रोटोप्लास्ट को ट्रांसफर कर देते हो तो उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी सेल वॉल का रीजनरेशन, मतलब सेल वॉल जो होती है फिर से इसमें बनेगी। देखिए यहाँ पर सेल वॉल जो है बाहर की तरफ बनी है, तो सबसे पहले क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। उसके बाद में उसमें कुछ डिविजन्स होंगे, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, ठीक है, एंड फाइनली जो होती है क्लम्प बनेंगे। तो जैसे कि आपको फोटो में भी दिखाई दिया कि जब हमने प्लेटिंग की उसके बाद में उसमें सेल वॉल का रीजनरेशन होता है। सेल वॉल बनने के बाद में उसमें डिविजन्स होते हैं, जिससे क्लम्प बनता है। क्लम्प बनने से क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस जो होता है वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, मतलब ये जो होती है सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैलस बन गया। कैलस बनने के बाद में क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, कैलस डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली जो है प्लांटलेट का जो डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हमने सबसे पहले उससे क्या किया था, एक्सप्लांट हमने आइसोलेट किया। एक्सप्लांट के बाद में हमने उसे एंजाइम से ट्रीट किया ताकि हम प्रोटोप्लास्ट गेन कर सकें। उसके बाद में हमने उनको प्लेटिंग करी और डिफरेंट स्टेप्स जो हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। इससे जुड़े हुए जो अदर प्रोसीजर हैं, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, प्रोटोप्लास्ट के थ्रू जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हम बाद में स्टडी करेंगे, अदर जो वीडियोज होंगे। बट प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर इतना ही है। तो इन स्टेप्स के थ्रू आप एग्जाम में अगर आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर आता है तो 6 मार्क्स के अंदर, क्योंकि जनरली अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पैटर्न्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, बट प्रोटोप्लास्ट कल्चर में आप ये सब चीज़ें कोट कर सकते हो। और BS